हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम लेके आए हैं मैथ्स एट अकेडमी चैनल। जैसा कि इस चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज के हम इस चैनल पे समझेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है गुणनखंड। तो इससे पहले वाली क्लासेस हो चुकी हैं जिसको आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो काफ़ी बेनिफिट रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। तो आज हम समझेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड में हम ये देखेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। तो गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। क्या करती है? पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो वह संख्या होती है, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना शेषफल के अन्य संख्या को विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि यदि हमने कोई संख्या 6 ली है और यह 24 को क्या कर रही है? डिवाइड दे रही है। तो अगर हम 6 से 24 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा बेटा? ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। तो हम क्या कहेंगे? 6 जो है एक गुणनखंड है किसका? 24 का, अन्य संख्या का, जो कि इसको बिना शेषफल के क्या करता है? विभाजित करता है। जैसा कि यहाँ गुणनखंड में बताया गया है, गुणनखंड वह संख्या है जो बिना शेषफल के अन्य संख्या को विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है? 6 जो है एक गुणनखंड है इसका 24 का, जो कि 24 को 6 से जब हम भाग देते हैं तो बिल्कुल भी शेषफल नहीं आता है। तो क्या है यहाँ पर? 6 जो है वो 24 का एक गुणनखंड है जिसको हम भाग देते हैं 26 में तो शेषफल नहीं आता है। तो क्या है? गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना शेषफल के अन्य संख्या को विभाजित करती है। जैसा कि जो 6 है वो 24 का एक गुणनखंड है। अगर हम 6 से 26 में भाग देंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 0। तो 6 क्या हुआ? 24 का गुणनखंड हुआ। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कि 24 में। अब 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर हम 1 से डिवाइड दें, 1 से अगर हम 24 को विभाजित करें तो कितने टाइम्स आएगा? 24 बार, तो 24 टाइम्स आएगा। तो 24 का 1 क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। 2 भी क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी 24 क्या है? पूर्ण रूप से विभाजित है। 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6, 8, 12 और 24, ये जो सभी संख्याएं हैं वो क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। क्या है? ये सभी संख्याएं गुणनखंड है किसकी? 24 की। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं से 24 में क्या हो रहा है? 24 में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ये जो सभी संख्याएं हैं वो 24 को क्या करती हैं? विभाजित करती हैं बिना शेषफल के। इसलिए ये जो सभी संख्याएं हैं 24 की क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? गुणनखंड। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो अगर हम देखें तो गुणनखंड के 2 वर्गीकरण हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जैसा कि एक अंकगणितीय रूप में और एक बीजगणितीय रूप में। किसमें? एक अंकगणितीय रूप में और एक बीजगणितीय रूप में। अंकगणित में क्या होता है? वे संख्याएं जिसमें केवल चर राशि होती है, चर राशि होती है, उनको हम क्या करेंगे? अंकगणित के रूप में गुणनखंड को देखेंगे। और बीजगणित में क्या होता है? इसके अंतर्गत अचर और चर राशि दोनों ही आएंगी। तो इन दोनों के सम्मिलित रूप में जिन गुणनखंडों को देखेंगे उसको हम बीजगणित के रूप में देखेंगे। और अंकगणित में क्या देखेंगे? जो क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हम बोलते हैं अचर राशि। जो अचर राशि के रूप में फैक्टर आएंगे अंकगणितीय रूप में, उनको हम अंकगणितीय रूप में देखेंगे। तो इसमें केवल अचर राशि के रूप में देखेंगे, उसमें अचर और चर राशि के रूप में देखेंगे। जैसा कि हमने बात की यहाँ पर 6, तो यहाँ पर अगर हम 6 के अगर गुणनखंड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था गुणनखंड क्या है? गुणनखंड हम उस संख्या को कहते हैं जो अन्य संख्या को क्या करती है? डिवाइड देती है, वो भी पूर्ण रूप से विभाजित करती है बिना शेषफल के। तो यहाँ पर अगर हमने 6 की बात की है, किसकी? 6 की। तो जब हम 1 से 6 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो 1 है वो 6 का क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। यदि हम 2 को देखें तो 2 से अगर 6 में डिवाइड दें वो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब 2 जो है वो 6 का क्या है? गुणनखंड है। अगर 3 की बात करें तो 3 से भी 6 डिविजिबल है, मतलब विभाजित है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो इसका
इसका मतलब 3 भी 6 का क्या है, गुणनखंड है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 से 6 विभाजित है कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो 6 से 6 पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, मतलब कट जाता है, इसलिए 6 भी क्या है, 6 का एक गुणनखंड है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। गुणज हम उसको कहते हैं जो किसी संख्या का मल्टीपल हो, जैसा कि हमने कहा 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सभी क्या है, ये गुणज हैं। किसके गुणज है ये 4 के गुणज है। किसके, 4 के गुणज है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मल्टीपल होते हैं, मतलब उस संख्या के गुणज होते हैं ये, और ये उस संख्या, और जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, उस संख्या के अंतर्गत वो संख्याएं होती है जिससे वह संख्या पूर्ण तरीके से कट सकती है। ये उस संख्या से अधिकतम होती है, यह उस संख्या के बराबर होते हैं, उस संख्या से अधिकतम नहीं हो सकते। जैसा कि 24 है तो 24 तक ही इसके गुणनखंड होंगी, जो कि ये डिविजिबल संख्याएं होंगी, वो संख्याएं। लेकिन ये मल्टीपल क्या है, इससे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, जब हम इसके प्रकार की बात करते हैं अंकगणितीय रूप में, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो पहला आता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा क्या आता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीसरा क्या है, सार्व गुणनखंड, चौथा क्या है, अनुचित गुणनखंड, पांचवा सम गुणनखंड, छठवां विषम गुणनखंड, और सातवां क्या है, कुल गुणनखंड। जैसा कि अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी संख्या के जैसे अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे हमने 6 लिया, यदि हम इस 6 के गुणनखंड करते हैं तो इस 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 और ये 6। लेकिन हमें बात करनी है अभाज्य गुणनखंड की। 6 के ये सभी जो हैं इनको हम टोटल फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोटल फैक्टर। इसको हम टोटल फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुल गुणनखंड। इसको हम कुल गुणनखंड कहते हैं। जैसा हम 6 को देख रहे हैं, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि इसके लिए हमें सबसे पहले अभाज्य पता होना चाहिए कि अभाज्य किसे कहते हैं। और हमने इससे पहले वाली जो 2 वीडियो बनाई थी क्लास 10th में नंबर सिस्टम की, तो वहाँ पर हमने आपको बताया है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो अभाज्य जो संख्याएं होंगी उनको हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि हम 6 में देख रहे हैं, अभाज्य संख्याएं 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 into 3। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 into 3। जैसा कि अगर हम बात करें 12, ये है आपके प्राइम फैक्टर। क्या है ये आपके प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड हम उसको कहते हैं जिस संख्या के अगर फैक्टर अभाज्य संख्या के रूप में हो तो उनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि हमने बात की 12 का देखा, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है और 6 से भी है और 12 से भी है। अगर हम इसमें बात करें अभाज्य फैक्टर की, तो अभाज्य संख्या देखेंगे, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना, और ये भी क्या है, हाँ, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 है और 3 है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि इसको प्रॉपर रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर रूप से व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखो, तो जैसे कि जैसा कि 12 है, 12 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 4, सॉरी 2 into 2 into 3। तो यहाँ पर बात की जाए तो 1, 2, 3, तो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी क्या अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर।
तो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम उसको कहते हैं जब दो संख्याओं में एक गुणनखंड कॉमन हो तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें 6 और 12 में देखा जाए तो 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। क्या है 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो अगर यहाँ बात करें उभयनिष्ठ गुणनखंड की, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 3, तो 2 और 3 हो जाएगा किसका 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 और 6। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। 6 और 12 में कॉमन देखिए क्या हो जाएगा 2 और 3, तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा जो कि क्या आएगा 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक, तो ये 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। अब बात करते हैं सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड हम किसे कहते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं सार्व गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा गुणनखंड जो सभी का गुणनखंड हो उसको सार्व गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर सार्व गुणनखंड को समझते हैं, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड को हम बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। तो यूनिवर्सल जो फैक्टर्स होता है उसको कहते हैं जो सभी का गुणनखंड हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। इसलिए एक क्या है सार्व गुणनखंड है। क्या है सार्व गुणनखंड है। यहाँ पर हमने एक को इसलिए नहीं दर्शाया है क्योंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है अभाज्य गुणनखंड की। तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। तो ये टोटल फैक्टर किए थे हमने आपको, जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि जैसे 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 2 ये 3 और ये 6, तो ये क्या है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है प्राइम नंबर है। इसलिए इसके 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। अब हम बात करते हैं उचित मतलब प्रॉपर फैक्टर। किसकी बात करते हैं हम उसको प्रॉपर फैक्टर की बात करते हैं। तो उचित फैक्टर हम उसको कहते हैं अगर हम उसके टोटल फैक्टर में से, अगर किसी संख्या के टोटल फैक्टर हैं, अगर हम उस संख्या के टोटल फैक्टर में से वह संख्या एक से और अपने आप से डिविजिबल हो, एक और अपने आप के गुणनखंड को घटा दें, तो जो भी फैक्टर निकल के आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं उचित प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। चलिए इस पर हम एग्जांपल समझते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इस पर रफ कर देते हैं फिर समझते हैं इसका एग्जांपल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उचित फैक्टर के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें कुल गुणनखंड को समझना होगा। कुल गुणनखंड को समझना होगा टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स को समझना होगा। जैसे हमने बात की 24, तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है और ये 6 से है और ये 8 से है और ये 12 से है और ये 24 से है। तो यहाँ पर कुल फैक्टर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि हमने 24 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं
24 के प्राइम फैक्टर, तो ये 2 से डिविजिबल हुआ 12 टाइम्स, और 2 से हुआ 6 टाइम्स, और 2 से हुआ 3 टाइम्स, और 3 से हुआ 1 टाइम्स। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसके हो गए 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पर अगर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, क्या करें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों की घात की बात करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करें, तो अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो गुणनखंडों की घातों का योग क्या हो जाएगा, गुणनखंड की घातों का योग। तो यहाँ पर अगर हम गुणनखंड देखें तो यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 3, और यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 1। तो इस वाले गुणनखंडों की पावर कितनी है, 3, और उसकी कितनी है, 1, तो कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो चेक करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो आ रही है 4। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम ज्ञात करेंगे, जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी जो घातें होंगी उनका योगफल करेंगे, तो वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी उससे। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब समझते हैं फुल फैक्टर। तो फुल फैक्टर में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो उनकी घातों में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर 24 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और ये 4 है ना, तो इसके ये क्या है फल, ये उसके कुल गुणनखंड। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हम 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहेंगे तो उसके कुल गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्या, अभाज्य गुणनखंडों की घात घातों एक जोड़कर गुणा करने से है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनकी जो घात होंगी उस घात में हम एक जोड़कर जो गुणा करेंगे वो क्या आ जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम 24 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, 24 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आई होप तो ये समझ में आ गया, उसको रफ कर लेते हैं पहले। तो 24 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 24 को 2 से डिवाइड देंगे 12 टाइम्स, और 2 से डिवाइड देंगे तो 6 टाइम्स, और 2 से डिवाइड देंगे 3 टाइम्स, और 2 से डिवाइड देंगे तो सॉरी 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। तो ये आपके हो गए 24। तो 24 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 24 के जो बेटा अभाज्य गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 2 into 3। तो यहाँ पर बात किया तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आई हुई है उनकी जो पावर है, अभाज्य गुणनखंडों की जो पावर है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे
मैं बात करता हूँ टू गुणनखंडों की संख्या इसमें जो कुल कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसमें, जैसे कि मैंने बताया था, इसकी जो पावर आई हुई है इसमें वन ऐड करेंगे, इसमें वन ऐड करेंगे, और इसकी जो पावर आई है इसमें वन ऐड करेंगे, और वन ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, फोर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है बेटा, एट। तो हम देख रहे हैं कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, एट। और ये एट हमने कैसे निकाली है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 24 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, 2 into 3, तो यहाँ पर 1 2 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3, और यहाँ पे 1 टाइम है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुल गुणनखंडों की जो संख्या है उसको कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की धातु में एक जोड़कर गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगी वह कुल गुणनखंड संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने बात की 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो अब हम 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो चलिए अब हम चेक करते हैं क्या 24 के कुल फैक्टर, 24 के कुल फैक्टर जो है वो 8 है या नहीं है, क्या है, 8 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर इसके कुल फैक्टर कितने हो गए बेटा, 8, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाले हैं। और यहाँ पर 24 के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड का मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या अगर हमें निकालनी होती है, तो जो उसके जो टोटल गुणनखंड होंगे उनकी हम धातु का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और जो योग आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल, मतलब उसी को हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर अभाज्य की संख्या, अब इसके बाद हम समझते हैं सम। समझ में आपको, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। चलिए अब हम समझते हैं इसमें सम गुणनखंड क्या है, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स को समझते हैं। तो इवन फैक्टर्स के लिए सेम, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर से ही हम सम गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टर से ही हम इन सभी को प्राइम फैक्टर से याद कर सकते हैं। सम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर भी 24 ले लेते हैं। जैसा कि हमने 24 लिया, इसका 1 ये 1 से भी डिविजिबल है, ये गुणनखंड 2 3 4, फिर 4 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 के टोटल कितने फैक्टर हो गए बेटा, अगर 24 के टोटल फैक्टरों की बात की जाए तो इसके टोटल फैक्टर है 8। अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात की जाए तो इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड बात करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करेंगे हम, तो इसको 24 को 2 से डिवाइड देंगे 12 टाइम्स, और 2 से डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा 6 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 1 टाइम्स। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 into 2, तो ये हो गए आपके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये हो जाएंगे आपके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पर हम 24 के अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, 1 2 3 1 4 है, तो यहाँ पर ये दे रखे हैं 24 के अभाज्य गुणनखंड। अगर हम 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो इनकी जो पावर है हम उसको ऐड कर देते हैं, 3
प्लस 1 कितने हो गए 4। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 ही है अगर इनकी हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो। अब हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की। तो सम गुणनखंड के अगर हम 24 में सम गुणनखंड की बात करेंगे तो सम संख्या देखिए, ये भी सम संख्या है और 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 ये भी सम संख्या है। तो जैसा कि हम पता करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सम गुणनखंड क्या हो जाएंगे, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी आपकी 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सम गुणनखंडों की बात करते हैं तो सम गुणनखंड उनको कहते हैं कि ऐसी संख्या के जो गुणनखंड में सम संख्याओं के रूप में उनको सम गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 24 into 12 लिख सकते हैं, ये भी इसकी सम गुणनखंड है। 6 into 2 ये भी इसके क्या है, सम गुणनखंड है। क्या है ये इसके, इसके सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड, इसके सम गुणनखंड। अब हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड में, इसमें अभाज्य गुणनखंड में सम संख्या, अभाज्य गुणनखंड में सम संख्या और इनटू विषम संख्या प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे, सम गुणनखंड की अगर हम बात करेंगे तो सम गुणनखंड मैंने आपको बता दिया है, तो अब बोलते हैं हम सम गुणनखंड कहते हैं। अब बात करेंगे किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है उसमें क्या कहते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंडों में जो सम संख्या होगी उसको लिखेंगे सम संख्या की घात, सम संख्या की घात, और यहाँ पर भी विषम संख्या की घात प्लस 1, विषम संख्या की घात प्लस 1 करेंगे। चलिए अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने 24 के क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए और अभाज्य गुणनखंड ये आ चुके हैं। तो अब हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड पे देखा जाए तो सम संख्या, तो सम संख्या की पावर कितनी है 3, तो हम करेंगे तो सम संख्या की पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या की घात और प्लस 1, मल्टीप्लाई विषम संख्या की घात कितनी है 1, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 आ गया 6। चलिए अब हम देखते हैं सम संख्याओं, जो सम संख्या के गुणनखंड हैं उनकी संख्या 6 है या नहीं है 24 में। तो 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हमने देखा है 24 के हमने सबसे पहले टोटल फैक्टर कर लिए हैं और टोटल फैक्टर में हमें सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला होता है अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड में जो सम संख्या आएगी, जो सम संख्या की घात आएगी उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके विषम संख्या और विषम संख्या में एक ऐड करेंगे और उनका जो मल्टीपल आएगा उसको लिखेंगे। तो मल्टीपल करने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, वो सम गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसा हमने 24 में टोटल गुणनखंड कर लिए हैं, मतलब कुल गुणनखंड कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि सम संख्याएं कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है। 24 कितनी हो रही है 6 हो रही है और यहाँ पर हमारे सम गुणनखंड संख्याओं की संख्या कितनी आ रही है 6। तो आई होप सम गुणनखंड संख्याओं की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है जो हमने निकाला है। सम संख्या की घात, सम संख्या की घात ये सम संख्या की घात प्लस 1 की सम संख्या की घात 1 है और उसमें 1 हमने ऐड किया 2 आ गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है 6 आ रही है और यहाँ पर भी हमने काउंट करके देखा
यहाँ पे 6 आ रही है। आई होप समझ चुके हो। अब बात करते हैं हम अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या से पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या को समझेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या की हमने समझ चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। उसके बाद उचित गुणनखंड क्या है, पहले उचित गुणनखंड समझते हैं। उचित गुणनखंड, चलिए उचित से पहले हम समझते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स समझते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी क्या है, सबसे पहले हम जो हमें नंबर दे रखा होगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और कुल फैक्टर का मतलब क्या होता है, यदि कोई संख्या जितने नंबरों से पूरी तरीके से विभाजित होगी उसके उनके सभी गुणनखंडों को हम उस संख्या के कहते हैं। एक संख्या जितने एक संख्या जितनी संख्याओं से या एक संख्या जितनी संख्याओं से, हम बात कर रहे हैं एक संख्या की, एक संख्या जितनी संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है वह उसके कुल गुणनखंड कहलाते हैं। वह उसके क्या कहलाते हैं, कुल गुणनखंड कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 24 लिया, 24 जितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, 24 जो है वो जितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी वो सभी इसके क्या कहलाएंगे, कुल गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कुल गुणनखंड कहलाएंगे। यहाँ पर 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 26 के कुल गुणनखंड जो है 24 के कुल जो गुणनखंड है वो कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहे हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम है, सबसे पहले जो अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या लिखेंगे, अभाज्य 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 गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में सम संख्या की सम संख्या की घात, सम संख्या की घात इंटू लिख लेते हैं, सम संख्या की +1 और विषम संख्या की घात +1। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया है कि हम सबसे पहले अगर कुल गुणनखंडों की बात करेंगे तो एक संख्या जितने भी नंबरों से विभाजित होगी या जितने भी डिजिट से विभाजित होगी वो उस संख्या के कुल गुणनखंड कहलाते हैं। और इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, 8। तो अब हम देखेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। प्राइम फैक्टरों में अभाज्य गुणनखंडों में आप ये देखेंगे जो सम संख्या उसकी घात कितनी है, विषम संख्या उसकी घात कितनी है, उसमें एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 24 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है 24 यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 1।
तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 सम संख्या की घात 3 और प्लस 1, और यहाँ पर देखा जाए तो विषम संख्या की घात विषम संख्या की कितनी है 1, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें प्लस 1, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 3, और ये सॉरी यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। तो हम देख रहे हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या जो है, कुल गुणनखंडों की संख्या जो है क्या है 8। यहाँ पर भी जब हमने बात की थी कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है। तो ये इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, क्या है ये इसका एक शॉर्ट गुणनखंडों की संख्या निकालने का। तो कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्या की प्राइम फैक्टर करनी पड़ेगी। उसके बाद प्राइम फैक्टर में जो सम संख्या और विषम संख्या की जो पावर आएंगी उसमें एक एक ऐड करके, दोनों में एक एक ऐड करके तब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसा कि हमने बात की इसमें, इसके बारे में किया हमने 2 इसमें ऐड किया 3 प्लस 1 3 की पावर 1, तो हमें इसमें 1 में 1 ऐड किया तो ये 2 हो गया, ये 4, 4 into 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 के टोटल फैक्टर हैं वो कितने हैं, सॉरी कितने हैं 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम इस पे चलते हैं, क्या है फुल फैक्टर भी हो गया है, सम फैक्टर भी हो गया है, और हो चुका है, गुणनखंड करा दिया है, और वैनिश गुणनखंड भी हो गया है, सार गुणनखंड भी हो गया है, और सम गुणनखंड भी हो गया है, और कुल गुणनखंड भी हो गया है, टोटल फैक्टर भी हो गया, इवन फैक्टर भी हो गया, यूनिवर्सल फैक्टर भी हो गया, कॉमन फैक्टर भी हो गया, प्राइम फैक्टर भी हो गया। अब बात करते हैं हम प्रॉपर फैक्टर की। उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड को हम क्या बोलेंगे प्रॉपर, क्या बोलेंगे प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर बोलेंगे। अब हमने ये टोटल मतलब टोटल फैक्टर के बाद क्यों लिया है, इसका भी एक क्रम है, इसलिए कुल गुणनखंड को हमने कुल गुणनखंड के बाद हमने इसको लिया है उचित गुणनखंड को। तो उचित गुणनखंडों की जो संख्या क्या होती है, यदि हम उचित गुणनखंड को हम क्या कहते हैं, अगर हम टोटल फैक्टर में से 1 और 4 1 और 24 को घटा दें तो जो भी उसके फैक्टर होंगे वो सभी किसमें आते हैं उचित गुणनखंड में आते हैं, किसमें आते हैं उचित गुणनखंड में। तो अगर हम बात करें 1 और स्वयं के अलावा जो गुणनखंड होंगे, जो गुणनखंड होंगे उसे उचित उचित उसे उचित गुणनखंड कहते हैं, उसे उचित गुणनखंड कहते हैं। अब बात करें हम, तो यहाँ पर अगर हम उचित गुणनखंडों की बात करेंगे तो 24 के अगर हम 1 को हटा दें और 24 को हटा दें तो यहाँ पर उचित गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर उचित गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आ रही है 6। तो इसमें हम एक शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर इसकी बात करेंगे तो उचित गुणनखंडों की संख्या, तो उचित गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंड माइनस 2, कुल गुणनखंड -2। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या -2, तो यहाँ पर कुल गुणनखंड कितनी है 8 और -2 कर दिया तो कितना आ जाएगा 6। तो जो 6 होगा वो क्या होगा
उचित गुणनखंडों की संख्या। अगर हम बात करें उचित गुणनखंडों की संख्या की, उचित गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल गुणनखंडों की संख्या में से अगर हम माइनस करते हैं तो निकल के आएगी संख्या, वो क्या होगी, उचित गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उचित गुणनखंड हम उन्हें कहते हैं यदि कोई संख्या अपने आप से और एक से एक के अलावा जितनी संख्याओं से विभाजित होगी उन सभी संख्याओं को हम उस संख्या के उचित गुणनखंड कहेंगे। अगर हमें उचित गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और कुल गुणनखंड की संख्या में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको हम उचित गुणनखंडों की संख्या कहेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद हम बताते हैं विषम गुणनखंड लास्ट में क्या है, विषम गुणनखंड इसके बारे में आई होप आपको समझ में आ गया। इसको चलिए अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ पर नोट करते हैं विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है विषम गुणनखंड, तो किसी संख्या के गुणनखंड में जो विषम संख्याएं होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, विषम गुणनखंड बोलेंगे। यदि कोई संख्या है और उनके जो गुणनखंड है, जितने भी गुणनखंड विषम संख्याओं के रूप में होंगे उन सभी गुणनखंड को क्या बोलेंगे, विषम गुणनखंड कहेंगे। जैसे हम बात करें 24 की तो यहाँ पर 1 3 4 5 और 6, अब 6 के बाद क्या जाएगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 24, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं कि विषम गुणनखंड, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम 24 में जो विषम गुणनखंड है वो 1 और 3 है, 1 और 3। तो किसी संख्या के विषम संख्या के रूप में गुणनखंडों विषम गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं 9 की तो क्या जाएगा 2 into 3। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके ये हो जाएंगे विषम गुणनखंड, क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंड। ये इसके विषम गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम इसी में बात करते हैं विषम गुणनखंड में विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जैसा कि हम इससे पहले भी सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की आपको शॉर्टकट ट्रिक बता चुके हैं कि किस तरीके से हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। और जैसा कि हमने आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बताई है, ओबेलिस्ट की भी बताई है, उसके बाद सम की भी बताई है, उचित की भी बताई है, और कुल गुणनखंडों की संख्या को किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये हम आपको समझा चुके हैं। तो जैसे जैसे हमने उनको बताया ऐसे ही हम उनको भी देखते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है अभाज्य गुणनखंडों में विषम संख्या की घात +1, विषम संख्या की घात और +1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या की घात और +1 करेंगे। इसमें चलिए अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं
तो हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या अभाज्य गुणनफल क्या रखा हमने अभाज्य गुणनखंडों में, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसके 2 से 12 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम प्राइम फैक्टर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्राइम फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी और पावर 1। जैसा कि हमने बताया अभाज्य गुणनखंडों में विषम संख्या की घात एक होती है। विषम संख्या की घात, विषम संख्या की घात यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, अभाज्य गुणनखंड में फॉर्मूला क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंडों में विषम संख्या की घात और +1। तो यहाँ पर अब हम 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो विषम संख्या उसकी जो पावर है उसमें 3 जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इसके प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं 2 की पावर 3 पावर 1। तो यहाँ पर 3 जो है वो विषम संख्या, इसकी पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर विषम संख्या की पावर लेंगे 1 और उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया है। चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या यह सही है या नहीं है। तो 24 के जब हमने फैक्टर किए थे तो इसमें हमें विषम संख्या प्राप्त हुई थी 1, ये विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या। तो हम देख रहे हैं कि 24 में 1 विषम संख्या है और 3 भी क्या है, विषम संख्या है। 1 और 2 अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं 1 और 2 तो 24 में जो विषम गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी है, तो हमने इस फॉर्मूले से भी निकालना है तो इसकी संख्या। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, सभी संख्याओं को 1 में 1 क्या है, सभी संख्याओं ठीक है, यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 क्या है, सभी संख्याओं का सार्वभौमिक गुणनखंड है। उचित गुणनखंड हमने बता दिया है। उचित गुणनखंड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी संख्या का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद फिर उसके टोटल फैक्टर निकालेंगे और टोटल फैक्टर में से -2 करने पर जो संख्या प्राप्त होगी क्या बोलते हैं, उचित गुणनखंड कहते हैं। और सम गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, सम गुणनखंड में मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो भी क्या कहते हैं सम संख्या की घात होगी और विषम संख्या की घात होगी तो 1 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो कुछ भी आएगा उसको हम क्या कहते हैं, सम गुणनखंड कहते हैं। तो सम गुणनखंड किसे कहते हैं, जो हमारी विषम संख्या आएगी प्राइम फैक्टर में उसमें 1 ऐड करेंगे और सम संख्या की जो घात आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसको हम सम गुणनखंड या इवन फैक्टर कहते हैं। विषम गुणनखंड जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया तो आपको समझ में आता होगा। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे बीजगणितीय रूप में गुणनखंड। तो बीजगणितीय रूप में जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें हमें 2 राशि देखने के लिए मिलेगी, एक अचर राशि और एक चर राशि। अचर राशि उसको कहते हैं जो परिवर्तित रहती है, जो परिवर्तित हो, जो परिवर्तित होती है उसको हम चर राशि कहते हैं, जो स्थिर रहती है उसको हम अचर राशि कहते हैं। जैसा कि इसमें x और x ये क्या है, ये चर राशि है और 6 क्या है, अचर राशि है। तो दोनों का यूज हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के जो तुम्हारा चर राशि और अचर राशि कल देखेंगे, कल के लेक्चर में। आप लेक्चरों को देखते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर।